दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का जो डीएलएड में जो आपका सवाल पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है सवाल लेके आए हैं। हालांकि इसमें PYQs भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके लिए ये जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे VVI क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले सवाल से। तो चलिए पहले सवाल में चलते हैं। पहला सवाल में पूछा गया है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर? तो आप सबको ही पता होगा कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, जनता का शासन है। तो लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं किस आधार पर? तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय भावना का अभाव, या निर्णय में देर, या राजनीतिक चेतना का अभाव, या जनमत पर आधारित। तो देखिए, राष्ट्रीय भावना का अभाव तो नहीं होता है, निर्णय में भी देरी नहीं है, राजनीतिक चेतना का भी अभाव नहीं है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनमत पर आधारित। यानी ये लोगों के वोटों के आधार पर होता है। लोगों के वोटों के आधार पर यहाँ पे सरकार का चयन होता है। तो ये जो लोकतंत्र है जनता का शासन है, और जनता के द्वारा जनता का शासन, ये बात जो कहा था लोकतंत्र के बारे में वो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन, ये भी हमें याद रखना, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है वो है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जलाशय परियोजना जो हम लोग पहले समझते हैं, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक जलाशय है। जलाशय मतलब बांध बना गया है और उस बांध में पानी को रोका गया है। ये जो बांध है ये दुर्गावती नदी में बांधा गया है। ये हालांकि ये मिट्टी का ही बांध है, और इसका जो फ़ायदा है ये इससे जो है सिंचाई का कार्य किया जाता है और बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है। तो ये जो बांध है ये कैमूर जिले में है। यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर जिले में है। ये दुर्गावती नदी पर है, और दुर्गावती नदी जो है वो कर्मनाशा नदी का ये जो है सहयोगी नदी है। कर्मनाशा नदी का सहयोगी नदी है। वहीं पटना के बारे में जान लेते हैं। तो पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे हम लोग पटना जू के नाम से भी जानते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो पढ़ते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है कि संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, या सरकार की आलोचना करना, या सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो हमें कहा गया है कि ये नहीं है, नागरिकों को ये प्रदान नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करना ये तो हम लोग कर सकते हैं, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार बदलने के लिए आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक जो काम है वो हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है हथियार के साथ विद्रोह करना। ये चीज़ जो है हमारी संविधान इसकी जो है अनुमति नहीं देती है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है वो है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। तो वो है नई दिल्ली। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, तो सबको पता है। लेकिन यहाँ वित्तीय राजधानी के बारे में पूछा गया है, तो वित्तीय राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, लेकिन वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। और अगर यहाँ पे अगर राजधानी की बात करें, सांस्कृतिक राजधानी की बात करें, तो वो हो जाएगा वाराणसी जो है उसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट को। जैसा कि यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश, और जो है यहाँ पे तिब्बत यानी चाइना का जो ये भाग है यानी तिब्बत, इन दोनों देशों के बीच में है। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, नेपाल और तिब्बत के सीमा में है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित और भी सवाल आते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? अमरकंटक, आपको बता दें कि अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक,
जैसा कि आप ये मानचित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम होता है। पहला जो नदी है वो है नर्मदा, जैसा कि आप देख सकते हैं नर्मदा नदी। और इधर से आप देख सकते हैं जो सोन नदी है, हालांकि सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो सोन नदी और नर्मदा नदी ये जो है अमरकंटक से ही निकलती है। और भी एक नदी है जोहिला नदी, जो कि अमरकंटक से ही निकलती है। तो इस सवाल के हिसाब से अगर ऑप्शन में देखें तो ताप्ती, सोन, नर्मदा, जोहिला, तो ताप्ती जो है तापी ये नदी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि जमोरिन कहाँ का शासक था? जमोरिन, तो आपको बता दें कि सबसे पहली बार जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जब हमारे भारत में आया था, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो भारत के केरल राज्य के कालीकट में आया था। केरल के कालीकट में, कालीकट, और कालीकट का ही एक राजा था जमोरिन। कालीकट का ही राजा था जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया था, वास्को डी गामा जो आए थे, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो जमोरिन जो हो जाएगा वो कालीकट का हो जाएगा। इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कालीकट। वास्को डी गामा जो है उसके बारे में सवाल आता है कि भारत आने वाला जो प्रथम जो व्यक्ति था वो कहाँ का था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। कहाँ का था? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली जो है ये भी पूछा जाता है। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो बिंदु दिखाया गया है ये जो है ये सिंगरौली है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला भी निकाला जाता है। और भी जान लेते हैं कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक, तो वो हो जाएगा झारखंड। ये भी सवाल पूछा जाता है, झारखंड हो जाएगा कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक। और सवाल ये भी आता है कि सबसे पहली बार भारत में कोयला कहाँ से निकाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज। रानीगंज से सबसे पहली बार कोयला निकाला गया था, वो भी 1774 ईस्वी में। तो अगर यहाँ पे और भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वो होता है एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। हालांकि कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, दूसरा जो होता है बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस, और जो तीसरा होता है लिग्नाइट होता है, और चौथा जो होता है वो होता है पीट। सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और बिटुमिनस उसके बाद में आता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है पीट। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोयला का प्रकार है वो है बिटुमिनस। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। यहीं पे उड़ीसा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं कि उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है, बॉक्साइट के उत्पादन में। और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या, या बिस्मार्क का जर्मनी का बनना, या जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना, या सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना। तो इस तरह से जो ऑप्शन है, तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के युवराज सेराजेवो में हत्या। देखिए ऑस्ट्रिया जो देश है उसका जो एक शासक था, यानी वहाँ का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था, इस उत्तराधिकारी का नाम था, सॉरी इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो उत्तराधिकारी था वो उसकी सेराजेवो एक जगह है, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये ऑस्ट्रिया का शासक था। तो यही जो है, इसी को प्रथम विश्व युद्ध का जो है तात्कालिक कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में जो है परमाणु बम का जो है प्रयोग किया गया था। अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ जो है, मजदूरों का संघ है एक, मजदूरों का संघ जो है 1926 इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी मजदूरों को संघ जो है
अधिनियम वो 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है यहाँ पे, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात कैसे याद रखेंगे? तो जैसे यहाँ पे मूंगफली है, मूंगफली में क्या आता है? मूंग आता है। तो मूंग का मतलब हम इसको चांद मान लेते हैं, चांद। और चांद कब नजर आता है? रात में। तो उससे याद रख सकते हैं गुजरात। तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है तमिलनाडु। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध हैं? कितने प्रमाण पत्र जो है वैलिड हैं? तो मतदाता पहचान पत्र जो है, आप जानते हैं कि वोट देने के लिए मतदाता पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ और भी जो है 14 पहचान पत्रों की जरूरत पड़ती है, जो कि वैध है। 14 पहचान पत्र वैध है। इसके अलावा अगर मतदाता को भी जोड़ लिया जाए, मतदाता पहचान पत्र को, तो कुल हो जाते हैं 15। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 14। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के विचारों के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्र संघ के बारे में। तो राष्ट्र संघ जो है कई देशों का एक संघ है, संगठन है। ये संगठन क्यों बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए एक जो है संघ बनाया गया, उसे ही लीग ऑफ नेशन कहा गया। और इसका जो जिम्मेदार था, यानी जिस राष्ट्रपति ने उसको बनाया, वो था वुड्रो विल्सन। यानी वुड्रो विल्सन इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? किस देश का जनसंख्या घनत्व? तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मानचित्र में आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या है वो जनसंख्या घनत्व वो भारत से अधिक है। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा अगर देश बोले अभी के हिसाब से, तो वो हो जाएगा भारत। लेकिन अगर 2011 के जनगणना अनुसार अगर पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो वो हो जाएगा चीन। वहीं पे अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लें, तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1225 है जनसंख्या घनत्व। वहीं अगर भारत का अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, तो 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वह है 324 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर बिहार के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि सवाल है कि जैसे भारत जो है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा अपना जो है सीमा साझा करता है? तो वो भी हो जाएगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो भारत। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले जान लेते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का एक क्या है? संगठन है। दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। और सार्क में जो है कुल 8 देश शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, और यहाँ पे मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस तरह से 8 देश शामिल हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल के काठमांडू में। यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काठमांडू। अब इसके जो सदस्य हैं उसको हम कैसे याद रखेंगे? तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक है MBBS पानी वाला। यानी इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। M से हो जाएगा आपका मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। इस तरह से 8 जो सदस्य देश हैं वो इस तरह से है। तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा ढाका। यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त हैं, किसी के लालच के लिए नहीं। यानी संसाधन सबके लिए पर्याप्त हैं, किसी के लालच के लिए नहीं है। तो ऐसा कथन जो है महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी
इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित सवाल आते हैं कि इनके पुस्तक का क्या नाम है। तो जैसे इन्होंने 2 पुस्तक लिखे थे, एक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का पुस्तक है, जो उन्होंने कब लिखा था, 1909 ईस्वी में लिखा था, 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही लिखा था। और एक उनका पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये जो दोनों पुस्तक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। तो इस तरह से बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो है वो पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन सी, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। चूंकि लद्दाख ही भारत का सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा क्षेत्र लद्दाख है, इसलिए यहाँ पे सबसे ऊंची सड़क देखने को मिलती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, यानी शुष्क रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और रेगिस्तान भी है, पेड़ पौधे नहीं हैं। और अगर सबसे अगर ऊंचा पुल के बारे में बात करें, सबसे ऊंचा पुल, तो सबसे ऊंचा पुल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जो है भारत का सबसे ऊंचा पुल है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी साधारण जो विधेयक है, विधेयक का मतलब है कोई बिल जो है कानून बनने से कोई भी जो है वो बिल रहता है, तो बिल को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। 5 में जो पहला चरण है वो है कि विधेयक को किसी एक सदन में पारित करना, और दूसरा है कि विधेयक पर जो है इसको क्या करना, इस पर चर्चा करना, और तीसरा है कि विधेयक पर जांच पड़ताल करना कि ये विधेयक जो है सही है या नहीं है, और चौथा है कि दोनों सदनों में से दूसरे सदन में इसको पारित करना। जैसे अगर लोकसभा में पारित किया गया है तो दूसरे में जो है इसको राज्यसभा में पारित करना, और लास्ट जो चरण है वो है राष्ट्रपति की सहमति। यानी जब भी कोई बिल उसका लास्ट चरण होता है तो उसमें राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और वो जो बिल है वो कोई कानून बन जाता है। तो इस तरह से सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो पूछा गया है कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, यानी वर्षा जल का संचयन करना, यानी छत पर जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी को पाइप के द्वारा जो है ज़मीन के अंदर ले जाना, ये जो संचयन है, ये तकनीक है, इसमें हम लोग किस चीज़ को बढ़ाते हैं, यानी किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो झील का पानी नहीं होगा, नदी का पानी या भूजल या समुद्री जल। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूजल, यानी भूजल की मात्रा में जो है बढ़ोतरी होती है इसमें। तो ये एक अच्छी तकनीक है, इसको अपनाना चाहिए ताकि जल की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं अगर बात कर लें तो विश्व में कुल जल का 96.5% जो जल है वो पीने लायक नहीं है। ये जल जो है लवणीय जल है, इसे पिया नहीं जा सकता है। केवल जो पीने लायक जो पानी है वो है 3.5%, इतना पानी ही पिया जा सकता है। और पीने लायक जो पानी है उसका अधिकतर जो हिस्सा है वो ग्लेशियर्स में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। ग्लेशियर वो होता है यानी बर्फ़ का जो बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसा कि अंटार्कटिका महादेश जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो पीने लायक जल बहुत ही कम है, इसलिए हमें जल को जो है बचाना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला जो है आपका लास्ट सवाल है इस वीडियो का। इस सवाल में पूछा गया कि हिटलर किसका प्रवर्तक था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था हिटलर के बारे में कि हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया का निवासी था, और हिटलर जो है उसको नाजीवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा नाजीवाद एक विचारधारा है, जो विचारधारा का जो प्रवर्तक है, उसका जो जनक है वो हिटलर को माना जाता है। तो इस तरह से आपके जो है 20 सवाल यहाँ पे पूरे होते हैं। आपको डीएलएड में 20 सवाल देखने को मिल सकते हैं, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उसको भी आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको याद रखना है, और आप नोट भी कर लीजिए। जो पॉइंट अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग इस तरह से वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।